हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद रोहिणी में। मैं हूँ रोहिणी दुबे और आपको मैं पढ़ा रही हूँ सीबीएसई क्लास 12 की विषय इतिहास की सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का हमारा चैप्टर का नाम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तीसरे अध्याय में मैंने दोनों अध्याय आप लोगों को कई सारे भागों में डिवाइड करके वीडियोस बनाए हैं। उसमें जो कुछ भी संभव क्वेश्चंस बन सकते थे, जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। 1, 2, 3, 4 सारे अंकों के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, नोट भी करवाए हैं। अच्छे से अगर आप उनको देखेंगे और उसके हिसाब से आप नोट्स बना लेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन इतिहास में बाहर नहीं जाएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि पूरा जो विवरण इतिहास की बुक में, पहली वाली बुक में जो है, वो पूरा 600 BC से 600 AD के बीच का ही है। हमने पहले चैप्टर को अगर छोड़ दें सिंधु घाटी सभ्यता को, तो सेकंड चैप्टर से जो शुरुआत होती है, पूरा विवरण 600 BC से 600 AD के ऊपर टिका हुआ है। पहले भी सेकंड जो चैप्टर अभी जो खत्म हुआ, उसमें इसी समय के बीच के जितने भी वंश भारत में आए, कुछ समाज, कुछ उस समय की गतिविधियां जो हुई, जो बदलाव हुए, उन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। उस सब का लिंक सारे वीडियोस का हर एक उसमें है। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इजीली। तो पिछले चैप्टर से रिलेट करके हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जितने भी वंश रहे उस समय, जो बदलाव हुए 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में जो बदलाव रहे, क्या बदलाव हुए, नए नए वंशों का उदय हुआ, नए समाजों का उद्भव हुआ। वन क्षेत्र की जो भूमि थी, वो भूमि कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गई क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, तो कृषि का जो क्षेत्रफल था वो बढ़ता चला गया। बहुत सारे गतिविधियां बदली, समाज बदला, नई चीज़ों का उदय हुआ, जैसे कि लोहे की खोज हुई, उपनिषदों का निर्माण हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना। ऑलमोस्ट समाज तो हम पढ़ चुके हैं, पर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी भी हैं इस समय की। पर पर्टिकुलरली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि बंधुता, ठीक है, और जाति और वर्ग, तो एक बहुत सिंपल सा है कि भाई बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना जो होती है वो किस तरह की थी। दूसरा जाति, जाति के क्या प्रकार थे, जाति की स्थिति क्या थी, लोगों को किस तरीके से जाति के तौर पर देखा और ट्रीट किया जाता था। वर्ग, जो कैटेगरीज थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो जिसके ऊपर बेस्ड है ये लेसन आपका, तो जितने ग्रंथ हम लोगों को मिले हैं, जिनसे हम लोगों ने इतिहास बनाया है, उन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ग्रंथ है हमारा महाकाव्य महाभारत। सबने सुन रखा है महाभारत के बारे में। और इस समय का जो वर्णन है, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, वो उस समय का जो समाज है वो महाभारत में भली भांति हम लोगों को दर्शाया गया है। तो हमारे इस लेसन में एक खास चीज़ ये है कि पूरा का पूरा लेसन महाभारत के ऊपर डिपेंडेड है। महाभारत में जो चीज़ें दी गई हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि महाभारत में जिस समाज का वर्णन किया गया है, जिस भाईचारे का वर्णन किया गया है, जिस तरीके की जाति वर्ग व्यवस्था का वर्णन किया गया है, वही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
तो हमारे लिए काफ़ी इजी भी है, क्योंकि नोइंग है, हम लोग पहले से जानते हैं कि महाभारत क्या है, महाभारत में कौन सी घटना हुई। सबको पता है कि कौरव और पांडव दो अलग अलग चाचा ताऊ के भाई थे और उनके बीच में संघर्ष हुआ। सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से पता है। बीच में हम लोग फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सिंपल, उसमें एक सिंपल वे में ये है कि धृतराष्ट्र जिसके पुत्र कौरव थे और पांडव जिनके पुत्रों को पांडव कहा गया तो धृतराष्ट्र को शासन पहले पांडव को मिलना था, लेकिन कुछ कारणों से पांडव को शासन ना मिल करके धृतराष्ट्र को शासन मिल गया और पांडव ये कह करके चले गए कि ये जब मेरे पुत्र बड़े होंगे तो फिर उनके पुत्र को पूरा शासन जो है वो धृतराष्ट्र के द्वारा सौंप दिया जाएगा। लेकिन जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और वो जब बड़े हुए, सबसे बड़ा पुत्र उनका दुर्योधन था, तो जब बात इस बात की आई कि अब युवराज कौन बनेगा, तो इसको लेकर के दुर्योधन ने विद्रोह कर दिया और उसने कुछ भी राज्य में से देने के लिए पांडवों को मना कर दिया। और यही महाभारत का कारण था, और भी बहुत सारे कारण थे। समय समय पर हम लोग लेसन में इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं महाभारत से। महाभारत ही इस आपके लेसन का सेंटर है, सेंटर पॉइंट वही है। सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो आपको पूछा जाता है 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्यों? ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या देंगे? इसका आंसर हम ये देंगे कि महाभारत को लिखा तो वेद व्यास ने, लेकिन समय समय पर इसको बाकी और कई सारे लोगों ने भी लिखा, अपने अपने टाइम पर लिखा, जिसको जैसा अच्छा लगा। तो जो महाभारत के प्रॉपरली जो श्लोक थे, जो महाभारत की बातें थी, जो वेद व्यासों के द्वारा लिखी गई थी, उनके अलावा जिन लोगों ने इस ग्रंथ को जिस काल में लिखा, उस काल की जो घटनाएं थी, उस काल के जो कथानक थे, उनको महाभारत के साथ रिलेट करके उन्हें भी उसमें जोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके महाभारत जिनके द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा उसमें नई नई बातों को जोड़ते चले गए और इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े रूप में महाभारत हमारे सामने आया। और गतिशील इसलिए क्योंकि ये हमेशा किसी ना किसी के द्वारा लिखा जाता रहा और उसके ऊपर शोध बहुत ज़्यादा हुए हैं। महाभारत के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने चर्चाएं की हैं, संकलन उसके तैयार करे हैं। तो इसलिए महाभारत को, उसकी टीका टिप्पणियां उसकी बनाई हैं, इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके हैं इसमें कि अब महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? श्लोक है 1,00,000 से अधिक। ठीक है, ये महाभारत के श्लोकों की संख्या है। महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। और एक क्वेश्चन है कि महाभारत की जो रचना है वो कब तक चली? लगभग 1000 वर्षों तक महाभारत चला, तक रचना हुई। ठीक है, कब से कब तक हुई, ये टाइम पीरियड अप्रोक्स है, ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ इस समय की फाइनल नहीं है, सब अप्रोक्स है। 500 BC से 500 AD तक आप समझ लीजिए कि लगभग इतने समय तक महाभारत की रचना चली। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया गतिशील ग्रंथ है क्यों, ये 3 नंबर का प्रश्न है आपका। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को, तो उसको आप नोट कर सकते हैं और इसका आंसर आप बना सकते हैं। अब आते हैं कि शुरुआत हमारे आपकी बुक में कहाँ से होती है। तो अपनी बुक आप सामने खोल कर रखिएगा और सबसे पहले आपको एक हेडिंग मिलती है महाभारत का
समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है? तो महाभारत है क्या, महाभारत का ये है क्या समालोचनात्मक संस्करण? तो इस संस्करण मतलब ये हम एक और पार्ट है महाभारत का। तो जब ये रहा कि भी महाभारत तो बहुत सारी बन गई है, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में लिखा है, कॉपी की है, ट्रांसलेशन किया है, और ट्रांसलेशन के साथ साथ उसमें बहुत सारी अपनी चीज़ें भी जोड़ दी गई हैं। तो फिर एक परियोजना चलाई गई महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की, यानी कि उसकी समालोचना करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसके लिए ये एक परियोजना थी, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या थी? एक परियोजना थी, एक परियोजना चलाई गई, और इस परियोजना का जो नेतृत्व है वो किया किसने? V.S. सुखथांकर ने। ये क्वेश्चन आपका आता है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना थी, इस संस्करण को तैयार करने के लिए एक परियोजना चलाई गई, और उस परियोजना की जो शुरुआत है, उसका जो नेतृत्व है वो V.S. सुखथांकर महोदय ने किया। अब क्या कार्य किए गए कि इस परियोजना के अंतर्गत कार्य कौन कौन से हुए? ठीक है, तो कार्य कौन कौन से हुए? पहला कार्य क्या हुआ कि जितने भी संस्करण थे, जितनी भी पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां यानी जो हाथ से लिखा जाता, क्योंकि पहले प्रेस वगैरह तो चलती नहीं थी। ठीक है, बहुत बाद में वो आई है। तो पहले के जो संस्करण है वो हाथ से लिखे गए, तो हाथ से लिखे जो ग्रंथ होते हैं वो पांडुलिपियां कहलाती हैं। तो पहला कार्य जो किया गया कि देश के सभी पांडुलिपियां, जो पांडुलिपियां महाभारत की थी, देश की सभी पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। ठीक है, देश की सभी पांडुलिपियों को एकत्र किया गया, पहला कार्य इसमें हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ कि सभी पांडुलिपियों में बहुत सारी बातें लिखी थी, लेकिन डेफिनेटली जो बेस है वो तो सब में सेम ही होगा, और बहुत सारी चीजें भी सेम थी। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीजें अलग अलग थी, वो क्षेत्रवार अलग अलग थी कि जिस रीजन में, जिस एरिया में, जो भी राइटर है जो लिख रहा है महाभारत को, अगर वो अपने एरिया की किसी बात को, अपने रीजन की, अपने क्षेत्र की किसी बात को महाभारत के संग में रिलेट कर पा रहा है, या उसको ऐसा लगता है कि ये चीज उस समय रही थी या रही होगी, तो फिर वो उसको भी उसमें जोड़ देता था। तो इस कारण से बहुत सारी चीजें अलग होंगी पर बहुत सारी चीजें सेम थी। तो जो दूसरा कार्य इसमें हुआ, क्योंकि समालोचनात्मक जब किसी चीज की समालोचना होती है तो उसको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, तो जब देश की सभी पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया, और फिर उसके बाद जो सभी में समान बातों को निकाला गया। दूसरा कार्य इसमें हुआ कि सभी में समान बातों को निकाला गया, और फिर उसके बाद 13,000 पृष्ठ यानी कि 13,000 पन्ने, ठीक है, 13,000 पृष्ठों का संकलन तैयार किया गया। ठीक है, और इसमें समय कितना लगा? समय इसमें लगा 47 ईयर्स, 47 वर्षों का समय इसने लिया। 47 वर्षों का समय इस संस्करण को तैयार होने में लगा। तो कितनी चीजें हो गई हमारी संस्करण से रिलेटेड, जो बहुत ज्यादा आपको पेपर में इस चैप्टर में से अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की जो परियोजना बनाई गई, उस परियोजना का नेतृत्व V.S. सुखथांकर ने किया। 1 नंबर का क्वेश्चन है। कार्य इसके कौन कौन से थे? देश के सभी पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया पहले, उसके बाद सभी में जो बातें समान थी, जो बात सारी पांडुलिपियों में लिखी हुई थी, उन सभी बातों को, उन सभी श्लोकों को निकाला गया, और फिर उनको मिला करके 13,000 पन्नों का एक संकलन तैयार किया गया। और उसमें जो समय लगा वो कितना समय लगा? 47 वर्षों का, 47 ईयर्स का इसमें समय लगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो अनेक पाठों में यहाँ पर समानता थी, अनेक अंशों में यहाँ पर समानता थी। ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं।
बस इतना ही है इसमें महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण में, इससे बाहर कोई बात नहीं जाएगी। गतिशील क्यों है वो भी मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। आपकी बुक में जो अगला टॉपिक दिया गया है वो है बंधुता एवं विवाह। टॉपिक नंबर 2, बंधुता एवं विवाह। ठीक है, बंधुता और विवाह, इसके अंतर्गत क्या है? सबसे पहले इसके अंतर्गत बात आती है परिवार की, और परिवार में आपको 2 डेफिनेशंस मिलती हैं। पहली मिलती है कुल। कुल क्या होता था? कुल यानी कि परिवार। आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि कुल का तात्पर्य क्या है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। यह आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है या फिर आपको डायरेक्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। दूसरा आपकी जो डेफिनेशन है वो है पितृवंशिकता। ठीक है, पितृवंशिकता क्या होती है? ये आपकी डेफिनेशन आती है 2 नंबर में। पितृवंशिकता क्या होती है कि पुत्र द्वारा पिता की मृत्यु के बाद लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। पुत्र द्वारा पिता की मृत्यु के बाद सभी जो उनकी संपत्ति होती थी उस पर अधिकार। तो जितनी भी संपत्ति पिता की होती थी, तो पिता की मृत्यु के बाद या पिता अक्षम हो जाए काम करने में या कुछ संभालने में अपने संसाधनों को, संपत्ति को, तो उसके ऊपर एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, बहुत ही हमारे यहाँ आज भी ये चीज चलती है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल की थी, आज भी पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार है। भले बहुत सारे कानून बन गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं समाज में कि लड़कियों को भी अधिकार दिया जाए, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है जब तक कि लड़कियां जो पुत्रियां हैं वो किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना उठाएं। तो बहुत कम मामलों में ऐसी चीज देखी जाती है कि पुत्री को भी अधिकार दिया जा रहा है या वो ले रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये समाज में आज भी व्याप्त है और यही हमारे यहाँ प्रथा आज चल रही है कि पिता की संपत्ति पर आज भी पहला हक पुत्र का ही होता है, और यही पितृवंशिकता है। इसमें याद करने जैसी कोई भी चीज आपके लिए नहीं है। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि पितृवंश में पुत्र जो है पुत्र कुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, हमेशा से पुत्र कुल के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। दूसरा एक और इसमें आता है कि पुत्री का पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। पिता की संपत्ति पर अधिकार, ये आपको पूछ लेते हैं, तो ये भी याद करने जैसा नहीं है, नहीं होता था। ठीक है, प्राचीन काल से यही चला आ रहा है कि पिता की संपत्ति पर पुत्री का कोई अधिकार नहीं है, उसका विवाह कर दिया जाता है और विवाह में उसको जो उपहार दिए जाते थे उन उपहारों के साथ ही वो चली जाती थी। उसके बाद अपनी मर्जी से उसको मायके से जो चीजें मिले उस पर उसका अधिकार होता था, अदरवाइज वो पिता की संपत्ति पर किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं जता सकती थी। तो ये चीजें थी। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आप लोग वीडियो पॉज करके इन चीजों को लिख सकते हैं। अब है विवाह। तो ये तो आपकी एक बंधुता चैप्टर, जो बंधुता ये टॉपिक जो है वो मैंने निकाला। उसके बाद अब है विवाह। ठीक है, विवाह के प्रकार। देखिए, विवाह के प्रकार बहुत तरह के हैं। ठीक है, 2 तरीके के विवाह हैं। एक तो ये आपके विवाह के जो ये वाले प्रकार हैं, ये नियम के अंतर्गत आते हैं एक्चुअली, जो मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, ये प्रकार तो हैं पर ये नियम के अंतर्गत आते हैं। कुछ तरीके के नियम होते थे, तो ये पहली कैटेगरी के नियम के अंतर्गत जो विवाह के प्रकार आते हैं वो हैं। कौन कौन से हैं? अंतर्विवाह, दूसरा बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, तीसरा बहु
पति विवाह और चौथा बहु पत्नी विवाह। ठीक, ये भी आपको 1 नंबर में पूछा जाता है। अलग अलग डेफिनेशंस 1 नंबर में आपसे पूछ ली जाती हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी आपको इसमें करने के लिए है नहीं। अंतर विवाह देखिए, गोत्र एक चीज है जो आप लोगों ने शायद सुन रखी हो। हर एक जाति का, कुल का एक गोत्र होता है और आमतौर पर यही मानते हैं कि उसी गोत्र में विवाह नहीं होते, क्योंकि उस गोत्र के जितने भी लोग होते हैं वो सब आपस में भाई बहन माने जाते हैं, तो उनका विवाह निषेध है। और हमारे यहाँ भी ये प्रथा हमेशा से चली आ रही है। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में या कुछ समाजों में ये चीज उस समय नहीं थी, और आज भी आप आदिवासी एरियाज में कहीं पर जाएंगे तो आपको अंतर विवाह आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो अंतर विवाह यानी कि एक ही गोत्र का विवाह। ठीक है, जो एक ही गोत्र में हो जाता था, एक गोत्र के अंदर ही हो जाता था, अपनी ही जाति में, अपने ही समाज में जो विवाह हो जाता था वो अंतर विवाह। ठीक है, और दूसरा है बहिर्विवाह, गोत्र के बाहर जो विवाह आपके खुद के गोत्र में ना होकर के दूसरे समाज में, दूसरे गोत्र में जब विवाह होता था वो बहिर्विवाह था। बहुपति आपको समझ में आ रहा होगा शब्द से कि बहुपति विवाह क्या है, एक स्त्री के बहुत पति। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसी का आया था और उसमें उदाहरण भी इसका पूछा था, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो महाभारत में ही है। पांचाली या पांडव, 5 पांडव और उनकी एक पत्नी द्रौपदी। तो ये बहुपति विवाह का उदाहरण हमें महाभारत में ही मिलता है। और बहुपत्नी इसका जस्ट उल्टा, एक पुरुष की बहुत पत्नियां। ये बहुपत्नी प्रथा काफी टाइम से हमारे समाज में पहले थी, हिंदू धर्म में भी थी, अभी जैसे मुस्लिम धर्म में है, तो पहले हिंदू धर्म में भी ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। हमारे प्राचीन काल के जो राजा हैं, वहां अगर हम पढ़ेंगे इतिहास में तो हम देखेंगे कि 500 रानियां उन लोगों की रही हैं। तो बहुपत्नी विवाह जो है वो भी हमारे समाज में पहले से प्रचलित था। अब हिंदू समाज में ये चीज नहीं है व्याप्त। तो ये आपके कुछ नियम हैं। ठीक है, विवाह के प्रकार हैं, लेकिन ये विवाह के नियम है। पहला नियम एक ही गोत्र में विवाह करने का, दूसरा गोत्र के बाहर विवाह करने का, बहुपति और बहुपत्नी, ये चारों आपसे पूछे जाएंगे। इसको आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, बहुत कठिन बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद कुछ और हैं आपकी बुक में, आप अगर देखेंगे तो साइड में मनु द्वारा कुछ विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मनु ने कौन से विवाहों का उल्लेख किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी महाभारत का, जो मैंने शायद छोड़ दिया। महाभारत का समालोचनात्मक, इसको नोट कर लीजिए पीछे, संस्करण का समय 1919 में तैयार हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूर आएगा पेपर में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में तैयार हुआ, वीएस सुबथांकर के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये समय मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैंने इसको वापस गई वहां पर। अब हम वापस से विवाह पर आते हैं। तो आपकी किताब में मनु द्वारा कुछ विवाहों के वो दिए गए हैं कि मनु ने किस तरीके से कौन कौन से विवाहों की बात की है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, उसको हम देखते हैं। ये विवाह के प्रकार किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति के अनुसार विवाहों के प्रकार। तो वैसे तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, लेकिन हमारी बुक में पूरे 8 के 8 विवाह नहीं दिए गए हैं। मनु ने हमारी बुक में जो विवाह है वो पहला, चौथा, 5वां और 6वां
ये ही दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको पूरे 8 के 8 प्रकार जो हैं वो डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, आपकी जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। 4 विवाह जो है, कितने प्रकार के विवाह है? 8, ठीक है। इसमें से 4 विवाह कैसे हैं? प्रशंसनीय है, मतलब बहुत अच्छे माने गए हैं। 4 विवाह ये बहुत अच्छी कैटेगरी के हैं। और 4 विवाह जो हैं वो क्या माने गए हैं? वो निंदनीय माने गए हैं, उनको बुरा माना गया है। जो विद्वान है, उन विद्वानों ने कहा है कि विवाह अच्छे प्रकार के नहीं है। तो अब ये 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं उनको हम जरा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, ठीक है। सबसे पहला ब्रह्म विवाह है। इसमें क्या होता था? इसमें बहुत जनरली, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर हिंदू धर्म में शादियां होती हैं कि पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने जाता है और बहुत खोजबीन के बाद वो एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाता है और बिल्कुल पूरे विधि विधान के साथ लड़की का विवाह उससे कर देता है। तो एक बहुत सिंपल सा ये संस्कार है जो हमारे यहाँ होता है, वही ब्रह्म विवाह है, ठीक है। दूसरा है देव विवाह। यहाँ आप ये चीज चेकआउट करते जाइए कि मनु ने कौन कौन से विवाहों का उल्लेख किया है। जैसे इसमें सबसे पहले मनु ने पहले विवाह का उल्लेख दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कन्यादान, बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारों में विभूषित कर उसे वेदज्ञ करके दान दिया जाए। मतलब बहुत सिंपल तरीके से, जैसे विधि विधान से विवाह होता है और उसके बाद उसको जो भी दान दिया जाता है, पुत्री को कन्यादान किया जाता है, उसको आभूषण वगैरह दिए जाते हैं, तो वो है ब्रह्म विवाह, जो हमारे यहाँ प्रथा अभी भी चल रही है। देव विवाह में क्या होता है? दूसरे नंबर का विवाह। इसमें यज्ञ का आयोजन होता है, पिता के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता है और आयोजन करके वो बहुत वर्षों तक वो यज्ञ चलते रहते हैं। उसमें अलग अलग देश के जो भी राजा थे वो उस समय आते थे, यज्ञ करते थे। राजा कई टाइम तक उसको वॉच करता रहता था कि कौन सा यज्ञ बहुत अच्छे से, कौन सा राजा यज्ञ अच्छे से कर रहा है। तो जो बहुत अच्छी तरह से यज्ञ करता था, जो उसको भा जाता था, उसको ही चुन करके वो अपनी पुत्री का हाथ उसके हाथ में दे देता था। तीसरे नंबर का जो विवाह है ये है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, इसमें आपको पहला और चौथा दिया है। तो तीसरे नंबर का जो विवाह है, इसमें क्या होता था कि वर के द्वारा, इसको आप लिख लीजिए, हालांकि आपके उससे रिलेटेड नहीं है सारे, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम लोग उसके बाद वो भी अलग से लिख लेंगे जो मनु ने जिनके बारे में बात की है स्पेशली। तो इसमें क्या होता था? आर्ष विवाह में वर द्वारा वधू के परिजनों को एक जोड़ी गाय बैल दिया जाता था वर के द्वारा, ठीक है ना। जो वर पक्ष है, जो लड़के वाले हैं, वो लड़की के घर वालों को एक जोड़ी गाय बैल देते थे। ये आर्ष विवाह था। इसके बाद चौथा विवाह जो था उसके बारे में मनु ने बात की है। तो पहले के बारे में मनु ने बात की है, फिर उसके बाद चौथे विवाह के बारे में बात की है मनु ने, वो है प्रजापत्य विवाह। इसमें ये है कि इसमें जब शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था, तो पिता के द्वारा, जो वधू का पिता था, उसके द्वारा उससे एक सेंटेंस बोला जाता था, तुम दोनों साथ साथ हिंदू धर्म का विधि पूर्वक पालन करो, ठीक है। ये सेंटेंस आपको पूछा जाता है, क्या था? इन्वर्टेड कॉमा में इसको हम लिखेंगे, तुम दोनों साथ साथ हिंदू धर्म का विधि पूर्वक पालन करो। तो ये आपको क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है,
क्योंकि इसका उल्लेख चौथे विवाह का उल्लेख मनु ने किया है हमारी बुक में, वो है। तो ये आ जाता है कि तुम दोनों साथ साथ हिंदू धर्म का विधि पूर्वक पालन करो। ये किस में कहा गया है? तो चौथे नंबर में, क्योंकि हमारी किताब में नाम नहीं दिया गया। ये भी मैं आपको बता दूं, हमारी बुक में नाम नहीं है विवाहों का, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बुक में इसका नाम नहीं है, बुक में सिर्फ संख्या है। आपको याद रखना है कि चौथे नंबर का जो विवाह है उसमें ये सेंटेंस कहा जाता था पिता के द्वारा अपनी पुत्री से और अपने जामाता यानी कि दामाद से। ये चौथा विवाह था। तो ये 4 विवाह जो थे वो प्रशंसनीय विवाह है कि अच्छे दृष्टिकोण से जिनको देखा जाता है, विद्वानों ने जिनकी प्रशंसा की है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। अब आ जाते हैं हम लोग निंदनीय विवाहों पर। 5वें नंबर का विवाह है असुर विवाह। अब राक्षसों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो असुर विवाह में क्या होता है कि धन दे करके कन्या को खरीदना। मैं एक बहुत छोटे से सेंटेंस में लिख देती हूँ, कन्या को खरीदना। तो ये विवाह भी मेरे ख्याल से अभी हमारे समाज में हो रहे हैं। कई जगह ऐसी चीजें आ रही हैं जहाँ लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, तो कई सारी जगह पर लड़कियों को बेचा भी जाता है, तो वो जाकर उनको खरीद लाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे समाज में असुर विवाह है, इस समय भी चलने लगा है। दूसरे तरह का है गंधर्व विवाह, 6वें नंबर का गंधर्व विवाह। इसका उल्लेख 5वें का और 6वें का, ठीक है, 4 ही उल्लेख आपकी बुक में दिए गए हैं जो मनु ने किया है, पहला, चौथा, 5वां और 6वां। तो इन दोनों का भी उल्लेख मनु ने किया है। मनु ने तो 8 का उल्लेख किया है, बट हमारी बुक में ये 4 दिए गए हैं। गंधर्व विवाह बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब हो जाएगा। प्रेम विवाह, सबसे ज्यादा संख्या में ये विवाह आजकल हमारे समाज में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं बहुत ज्यादा। पहले यदा कदा होते थे, पर आज तो मोस्टली यही विवाह हो रहे हैं। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, दोनों वर और वधु अपनी इच्छा से जब विवाह करते हैं तो वो गंधर्व विवाह कहलाता है। इसके बाद है 7वां राक्षस विवाह। ठीक है, राक्षस विवाह यानी कि जबरदस्ती विवाह करना। जबरदस्ती करना विवाह के लिए, कन्या को उठा लाना, कन्या को चुरा लाना, है ना, उसको किडनैप कर लेना, ये राक्षस विवाह था। और लास्ट है सबसे खतरनाक पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता था कि सोती हुई कन्या हुई, बेहोश कर दिया, उसके बाद कहीं कोई पागल लड़की है ना, ऐसी लड़कियों के संग में विवाह कर लेना जबरदस्ती। सो रही है तो उसको उठा लाया या उसको बेहोश जानबूझ के कर दिया, ठीक है। और कोई पागल लड़की है तो उससे जबरदस्ती शादी कर ली। तो इस तरीके की चीजें पिशाच विवाह में होती थी। फिर भी ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में मनु ने हमको बताया है, वो आपको जरूर नोट करना है कि मनु स्मृति के अनुसार कौन कौन से विवाहों का विशेष तौर पर उल्लेख मनु ने किया है। तो वो हम क्या करेंगे, उनको हम लिख लेंगे। मतलब मैं एक बार और रिवाइंड करवा देती हूँ। पहला विवाह मनु ने बोला है प्रथम, यहाँ पर प्रथम, और उसके बाद कौन सा, चौथा, ठीक है, फिर 5वां और उसके बाद 6वां। ये इसलिए क्योंकि हमारी बुक में इनका उल्लेख है। मनुस्मृति में तो 8 का उल्लेख है, लेकिन बुक में सिर्फ इन 4 का उल्लेख है। तो ये आपको याद करने हैं। अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और अब हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी इसको करने की, लेकिन चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर अच्छे से नहीं समझाई जाए तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे थोड़ा सा एलाबोरेट ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास लंबा हो रहा है या थोड़ा सा धीमा चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं फिर उसके हिसाब से आपका क्लास लूँगी। फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि जो भी कुछ आपको समझाया जाए वो बहुत अच्छे से और धीरे धीरे, ताकि वो चीज़ें समझ में आए।
और कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।